नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन की जीडीपी में 5.3% की बढ़त। छिंगताओ में चीन का पहला समुद्री सोलर प्रोजेक्ट शुरू। मैक्सिको सीमा पर हजारों प्रवासी फंसे, भविष्य को लेकर चिंतित। अब समाचार विस्तार से। चीन की अर्थव्यवस्था ने 2025 की पहली छमाही में 5.3% की ग्रोथ दर्ज की है। ये जानकारी चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिप्टी डायरेक्टर शंग लाइयून ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि तमाम दबावों और चुनौतियों के बावजूद चीन की इकोनॉमी ने स्थिर और लगातार विकास किया है। इस दौरान जीडीपी करीब 66 ट्रिलियन युआन पहुंच गई। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तीनों ही क्षेत्रों में अच्छी बढ़त देखी गई। पहले क्वार्टर में जीडीपी 5.4% और दूसरे में 5.2% बढ़ा। शंग ने बताया कि सरकारी पॉलिसियों ने अच्छा काम किया है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में मजबूती और लचीलापन दोनों देखने को मिला। चीन के क्वांगशी प्रांत के लियूचो शहर ने पहली बार सेल्फ ड्राइविंग यानी बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों को रोड टेस्ट की परमिशन दे दी है। कुल 15 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो कम स्पीड वाली ऑटोनोमस गाड़ियों के टेस्टिंग के लिए है। ये गाड़ियां खासतौर पर डिलीवरी और बिना इंसानी निगरानी वाले पेट्रोलिंग में काम आएंगी। शहर ने अभी तक 50 किलोमीटर से ज्यादा के रोड्स पब्लिक टेस्टिंग के लिए रिजर्व किए हैं। इससे साफ है कि ल्यूचोउ ने ऑटोनोमस व्हीकल इंडस्ट्री को एक जमीन दे दी है, जहां रिसर्च से लेकर रोड टेस्टिंग तक की पूरी व्यवस्था है। चीन के प्राचीन शीशिया इंपीरियल टॉम्ब्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया है। ये फैसला पेरिस में हुई यूनेस्को की 47वीं बैठक में लिया गया। इन मकबरों का ताल्लुक 11वीं से 13वीं सदी के शीशिया साम्राज्य से है। 40 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में 9 इंपीरियल मकबरे, 271 छोटे टॉम्ब्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और फ्लड कंट्रोल सिस्टम मौजूद हैं। इस साइट को सिल्क रोड के दौर में अलग अलग संस्कृतियों के आपसी मेल का सबूत माना जा रहा है। चीन सरकार की ओर से इस जगह को संरक्षित करने के प्रयासों की भी तारीफ की गई। चीन ने शांतोंग प्रांत के छिंगताओ शहर में समुद्र के ऊपर तैरने वाला अपना पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट 60,000 स्क्वायर मीटर में फैला है और 7.5 मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट से हर साल करीब 1.67 करोड़ यूनिट्स ग्रीन एनर्जी जनरेट होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसमें सोलर पैनल्स को फ्लोटिंग डिजाइन में लगाया गया है, जो समुद्री लहरों के साथ हिलते हैं। इससे एनर्जी कन्वर्जन 5 से 8% तक ज़्यादा हो जाती है। समुद्री माहौल की चुनौतियों जैसे जंग, समुद्री जीवों की परत और लहरों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए खास एंटी क्रोजन टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग एंकरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यूके में किसान अब एक नई नस्ल की भेड़ों की मदद से राहत महसूस कर रहे हैं। इन भेड़ों को एक्सलाना कहा जाता है, जो गर्मी में खुद ही अपनी ऊन गिरा देती हैं। इन भेड़ों को इस तरह से जेनेटिकली तैयार किया गया है कि इन्हें शेयरिंग यानी ऊन काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये बिना किसी इंसानी मदद के आसानी से बच्चों को जन्म दे सकती है। एक्सलाना नस्ल की भेड़ों की देखभाल में खर्च भी कम है और किसानों को ऊन के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे भी आजकल ऊन की कीमत बहुत कम रह गई है और खर्च ज़्यादा हो जाता है। मैक्सिको के दक्षिणी शहर तपचुला में इस समय हजारों प्रवासी ग्वाटेमाला की सीमा पर फंसे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अमेरिका जाने की योजना नहीं बना रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। यहाँ की गलियों में अलग अलग देशों की भाषाएं और चेहरे नजर आते हैं। कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम की तलाश में हैं ताकि वापस अपने देश लौट सके। कुछ लोग अमेरिका से निकाले जाने के बाद वापस मैक्सिको आ चुके हैं और खुद को यहाँ बेगाना महसूस करते हैं। यहाँ रुकने वाले प्रवासी कहते हैं कि रेजिडेंसी का प्रोसेस 6 से 8 महीने तक लग सकता है और जब तक कोई काम नहीं मिलता उन्हें कम मजदूरी में गुजारा करना पड़ता है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। एक कहावत है कि इंसान को अपनी थाली से ज्यादा पड़ोसी की थाली कुछ ज्यादा ही पसंद आती है और यही वजह रही कि हम स्वाद के पीछे अपने पड़ोसी देश चीन की थाली तक पहुंच गए हैं।
आज आलम यह है कि चीन के व्यंजन और भारतीय व्यंजनों के मिश्रण से बनने वाले खानों की सूची में चीनी पकवान पहले नंबर पर है। चाइनीज फूड का स्वाद न केवल शाकाहारी बल्कि मांसाहारी में भी घुल मिल गया है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को अमलीजामा पहनाने की कवायद अब थाली तक पहुंच गई है। आज की न्यूज स्टोरी में बात चाइनीज फूड के भारत में आगमन से लेकर चाइनीज फूड के उन सारे आयामों को शामिल करते हुए होगी जिन पर हमारा ध्यान या तो कभी गया ही नहीं या गया तो हमने ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं की। हम चाइनीज जायके के भारत पहुंचने के सफ़र की शुरुआत करके अपनी बात को जायके की जांच पड़ताल करने तक यात्रा करेंगे। चाइनीज फूड और भारत में उसकी लोकप्रियता के बारे में बात करने से पहले ये जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि दरअसल चाइनीज फूड है क्या और चाइनीज फूड अपने में क्या क्या शामिल करता है। दरअसल चीन एक बहुत जातीय देश है। यहाँ की विभिन्न जातियों के अपने अपने मुख्य आहार हैं। चाइनीज फूड में दबदबा मांसाहारी भोजन का ही है। साथ ही मांसाहारी के नाम पर सिर्फ चिकन और मटन ही नहीं बल्कि इसमें काफ़ी विविधता है। बीफ, पोर्क, बत्तख, मछली, झींगा आदि शामिल है। चीन में बहुसंख्यक हान लोगों को सुअर का मांस यानी पोर्क खाना ज़्यादा पसंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि हान लोगों में सुअर पालन की परंपरा है। वहीं अल्पसंख्यकों और सीमावर्ती जनजातियों की अपनी भोजन शैलियाँ हैं, जैसे सिंचांग, उइगुर स्वायत्त प्रदेश जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में हलाल मांस, कबाब, सीख कबाब और तिब्बत के याक का मांस आदि खाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीनी लोग मांस के अलावा अन्य कुछ भी नहीं खाते। चीनी लोग चावल, आटा, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और केवल तरकारियों में थोड़ा सा मांस डालते हैं। चीन में खाने में क्या खाया जाएगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ मौसम, पर्यावरण कैसा है। चीन के अधिकांश भाग में सर्दी पड़ती है और सर्दी से बचने के लिए फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और फैट का एक महत्वपूर्ण स्रोत पशुओं का मांस होता है। चीन के अलग अलग प्रांतों में भोजन को लेकर काफ़ी भिन्नताएं हैं और उनकी पाक शैली भी काफ़ी अलग अलग है। चीन में मछली का मांस कच्चा या अधपका बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जायका सिर्फ मांसाहार तक ही सिमटा हुआ है ये कहना एक तरह का भ्रम ही है। खाने में शाकाहार के भी काफ़ी विकल्प मौजूद हैं। चावल, मक्का या गेहूं के नूडल्स, सोयाबीन का पनीर या टोफू आदि मुख्य भोजन के रूप में और साथ में अनेक सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, गोभी, ब्रोकली, मटर, लौकी, कद्दू आदि खूब मिलते हैं। ये भी बताना जरूरी है कि उत्तरी चीन के निवासियों को आटे से बनी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, खासतौर पर चीनी समोसा यानी कि चाओजिया, जो मुख्य रूप से पानी में उबालकर पकाया जाता है। उन्हें ये सबसे ज़्यादा पसंद है। वहीं दक्षिण चीन के लोगों को चावल खाना ज़्यादा पसंद है, वे चावल के आदी हैं। रोटियों जैसे आटे से बनी खाने की चीज़ें उनके लिए किसी केक की तरह होती हैं, इसलिए चावल के बिना उनका पेट भर पाना मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि उत्तरी चीन में गेहूं की पैदावार अधिक होती है और दक्षिणी चीन में शुद्ध रूप से धान की पैदावार होती है। इस तरह चीन के दोनों भागों के निवासियों को अपना अपना खाने की आदत है। हाँ, उत्तरी लोगों के स्वाद में ज़्यादा नमक और दक्षिणी लोगों के स्वाद में थोड़ा मीठा जरूर होता है। चीन की 5000 साल पुरानी सभ्यता पाक कला में भी पीछे नहीं है। चीन की भोजन पकाने की 8 मुख्य शैलियाँ हैं: आनहोय, कैंटोनीज, फुजियन, हुनान, शांतोंग, चांगसू, सचुआन और चिरचांग। कैंटोनीज भोजन में डिमसम आदि कई व्यंजन छोटी छोटी मात्रा में परोसे जाते हैं, तो चांगसू में तंदूरी मछली आदि का बाहुल्य है। बीजिंग की बीजिंग डक तो हमारे तंदूरी चिकन टिक्के की तरह मशहूर है। शंघाई के पास वाले इलाकों में समुद्री भोजन झींगे, केकड़े, घोंगे आदि लोकप्रिय हैं। वहीं सचुआन शैली लहसुन, अदरक, लाल काली मिर्च, तिल, पिसी मूंगफली और अनेक मसालों, चटाकेदार चटनी आदि के कारण हम भारतीयों को इसका स्वाद खूब जीभ लगा हुआ है, तो कैंटोनीज पाक शैली कम मिर्च मसाले वाले सादे भारतीयों को खूब भाती है। तो कुल जमा ये है कि चीन के लोगों का आहार और उसे पकाने की अलग अलग शैलियाँ। तो हमारे इंडियन चाइनीज फूड के जायके का सफ़र आज यहीं तक। अगले अंक में ये सफ़र जारी रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि चाइनीज फूड भारत तक कैसे पहुंचा, इंडियन चाइनीज फूड की अपनी अलग अलग पहचान कैसे बनी, चाइनीज खाने में इंडियन तड़का कैसे लगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।